नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर की। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही शायद हम सबके मन में कई गंभीर सवाल, चिंताएं वो सब उभर आती हैं। बिल्कुल। और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैंसर असल में है क्या, क्यों होता है और इससे लड़ने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये कैंसर आखिर है क्या ये चीज़? जी। बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझें तो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, है ना? हाँ जी। सेल्स। हम्म। उनका मतलब बिलगाम हो जाना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। सामान्य तौर पे क्या होता है कि ये कोशिकाएं एक नियम से बढ़ती हैं, विभाजित होती हैं और जब जरूरत नहीं होती रुक जाती हैं। हाँ, एक डिसिप्लिन होता है। हाँ, लेकिन कैंसर कोशिकाएं वो इस नियम को तोड़ देती हैं और बस बढ़ती ही चली जाती हैं, रुकती नहीं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प और हाँ खतरनाक बात भी सामने आती है, वो है कांटेक्ट इनहिबिशन का गायब हो जाना। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये कि क्या है? सोचिए, जैसे सामान्य कोशिकाएं हैं, हाँ, वो जो बढ़ती हैं हाँ, और एक दूसरे को छूती हैं ना, हाँ। तो उन्हें एक सिग्नल मिलता है। अच्छा, सिग्नल के भाई जगह भर गई है, अब रुक जाओ। जैसे हम किसी भरी हुई लिफ्ट में और नहीं घुसते ना। हाँ हाँ, समझ गए, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, लेकिन ये जो कैंसर कोशिकाएं हैं, वो इस सामाजिक संकेत को मानती ही नहीं। वो एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद भी लगातार विभाजित होती रहती हैं, हाँ। धक्का मुक्की करके भी बढ़ती रहती हैं। हाँ। मतलब उन्होंने वो संपर्क में आने पर रुकने वाली जरूरी आदत वो खो दी होती है। वो सामान्य ग्रोथ सिग्नल्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। बाप रे, तो ये बेलगाम कोशिकाएं बस बढ़ती ही जाती हैं। हाँ। और जब ये इतनी सारी हो जाती हैं तब क्या होता है? हमने वो ट्यूमर शब्द सुना है। हाँ, ट्यूमर, बिल्कुल। जब ये अनियंत्रित कोशिकाएं एक जगह जमा हो जाती है ना, तो अक्सर वो एक गांठ या समूह बना लेती हैं, उसी को ट्यूमर कहते हैं। अच्छा। अब इसमें भी देखिए दो मुख्य तरह के होते हैं। अच्छा, एक होते हैं बिनाइन और दूसरे मैलिग्नेंट। बिनाइन और मैलिग्नेंट। हाँ, जो बिनाइन ट्यूमर है वो थोड़े शरीफ किस्म के होते हैं। मतलब वो एक ही जगह रहते हैं, फैलते नहीं, ओके। तो उनको ऑपरेशन से निकालना भी अक्सर आसान होता है और वो आमतौर पर जानलेवा नहीं होते। समझ गया। लेकिन ये जो दूसरे वाले हैं मैलिग्नेंट, वो खतरनाक होते हैं ना? ऐसा क्यों? मैलिग्नेंट ट्यूमर, हाँ, वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसमें एक बहुत खतरनाक क्षमता होती है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। हाँ, मेटास्टेसिस। इसे आप समझ सकते हैं कैंसर का सफर करना। सफर करना मतलब ये कि मलिग्नेंट कोशिकाएं अपने असली ठिकाने से, जहां वो शुरू हुई थीं, वहां से टूटकर खून के रास्ते या लिम्फ के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच सकती हैं, जैसे लिवर में, फेफड़ों में या हड्डियों में, और वहां जाकर वो नई कॉलोनियां बसा लेती हैं, मतलब नए ट्यूमर बना लेती हैं। अरे हाँ, यही जो फैलने की ताकत है ना, यही मैलिग्नेंट कैंसर को इतना घातक बनाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं रहती, मतलब पूरे शरीर में फैलने का खतरा होता है। बिल्कुल। और ये फैलने और बढ़ने के लिए इनको पोषण कहाँ से मिलता है? खाना पीना? कमाल की बात है, ये कोशिकाएं बहुत शातिर होती हैं, जैसा आपने कहा। जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है ना, उसे ज्यादा खून और पोषण की जरूरत होती है। हाँ, जाहिर है। तो इसके लिए ये कैंसर कोशिकाएं कुछ ऐसे केमिकल सिग्नल भेजती हैं जिनसे उनके आसपास नई खून की नसें बनने लगती हैं। क्या बात है, अपनी सप्लाई लाइन खुद बना लेती हैं। हाँ, बिल्कुल। इस प्रक्रिया को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। ये नई नसें ट्यूमर को फलने फूलने के लिए जरूरी खुराक पहुंचाती रहती हैं। एक तरह से वो अपना पूरा इकोसिस्टम बना लेती हैं। ये तो वाकई एक चालाक दुश्मन लगता है और सचमुच चिंताजनक है। अच्छा, क्या ये कैंसर बस एक ही तरह का होता है या इसके भी प्रकार हैं? नहीं नहीं, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, ये तो बीमारियों का एक पूरा समूह है। 100 से भी ज्यादा प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। 100 से ज्यादा? हाँ, लेकिन उन्हें हम मोटे तौर पर उनकी शुरुआत होने वाले ऊतक, मतलब टिश्यू के आधार पर बांट सकते हैं। अच्छा, तो कुछ मुख्य प्रकार कौन से हैं, बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे आम प्रकार जो है वो है कार्सिनोमा। करीब आप मान लीजिए 80 से 85% कैंसर इसी श्रेणी में आते हैं। ओ, सबसे कॉमन यही है? जी, ये उन टिश्यूज में शुरू होते हैं जिन्हें एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। मतलब जो हमारे शरीर की बाहरी त्वचा या अंदरूनी अंगों की परत बनाते हैं ना। हाँ हाँ, जैसे लाइनिंग होती है। हाँ बिल्कुल, वो कवर या लाइनिंग। जैसे त्वचा का कैंसर, फेफड़ों का, स्तन का, पेट का, आंत का, ये सब कार्सिनोमा के उदाहरण हैं। शायद ये इसलिए इतने कॉमन हैं क्योंकि ये परतें बाहरी माहौल या शरीर के अंदरूनी रास्तों के संपर्क में ज्यादा आती हैं। समझ गया। और इसके अलावा? फिर आता है सार्कोमा।
ये उन टिश्यूज में होता है जो शरीर को सहारा देते हैं या जोड़ते हैं, जैसे हड्डी, मांसपेशी, फैट यानी चर्बी या खून की नसें। ये मीजोडर्म से बनते हैं और कार्सिनोमा के मुकाबले ये कम पाए जाते हैं। और एक और मुख्य प्रकार है ल्यूकेमिया, जिसे हम आमतौर पर ब्लड कैंसर भी कहते हैं। हाँ, ब्लड कैंसर। जी, ये खून बनाने वाले टिश्यू में शुरू होता है, खासकर बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में। इसमें क्या होता है कि असामान्य सफेद रक्त कोशिकाएं बहुत ज्यादा बनने लगती हैं और वो सामान्य कोशिकाओं की जगह ले लेती हैं। इसी तरह का एक और है लिम्फोमा, जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है ना, लिम्फेटिक सिस्टम, उसका कैंसर है। बाप रे, इतने सारे प्रकार। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब होता क्यों है आखिर? क्या ये बस मतलब किस्मत की बात है या इसके पीछे कुछ ठोस कारण है? हमने सुना है जीन्स का भी इसमें कुछ हाथ होता है। हाँ, हमारी आनुवांशिकी मतलब हमारे जीन्स वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, हमारी हर सामान्य कोशिका में ना कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कोशिका की बढ़त और विभाजन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। इनमें से कुछ को कहते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन, या आप समझ लीजिए कोशिका के एक्सेलरेटर या गैस पेडल जैसे हैं। जरूरत पड़ने पर कोशिका को बढ़ने का सिग्नल देते हैं। ओके, एक्सेलरेटर। हाँ, लेकिन अगर इन प्रोटो-ऑन्कोजीन में कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए या ये किसी वजह से जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो ये बन जाते हैं ऑन्कोजीन। जी, अब ये समझ लीजिए कि एक्सेलरेटर दब गया है और हट नहीं रहा, तो कोशिकाएं बिना रुके बढ़ती चली जाएंगी। ये कैंसर की तरफ ले जा सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह का गो सिग्नल है जो खराब हो गया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन भी होते हैं। ट्यूमर सप्रेसर मतलब दबाने वाले। हाँ, दबाने वाले या रोकने वाले। ये कोशिका की ब्रेक की तरह काम करते हैं। ओके, ब्रेक। इनका काम है कोशिका विभाजन को धीमा करना, अगर डीएनए में कोई गलती हुई है तो उसे ठीक करना, या जरूरत पड़ने पर कोशिका को खत्म होने का आदेश देना, जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। अब अगर इन ब्रेक वाले जीन्स में ही कोई खराबी आ जाए या ये काम करना बंद कर दें, तो भी कोशिका का विभाजन नियंत्रण से बाहर हो सकता है। ब्रेक फेल हो गए तो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो मतलब गाड़ी भगेगी ही। हाँ। और कैंसर का रास्ता खुल सकता है। यानी हमारे अंदर ही कैंसर शुरू करने वाले एक्सेलरेटर भी हैं और उसे रोकने वाले ब्रेक भी मौजूद हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? तो क्या ये गड़बड़ियां सिर्फ अंदरूनी तौर पर होती हैं या बाहर से भी कुछ चीजें हैं जो इन्हें बिगाड़ सकती हैं? वो वायरस का भी जिक्र आता है कभी-कभी। बिल्कुल, बाहरी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। और हाँ, कुछ वायरस भी हैं जो कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। उन्हें ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। ऑन्कोजेनिक वायरस? जी, ये वायरस हमारी कोशिकाओं में घुसकर उनके सामान्य काम में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। वो उनके एक्सेलरेटर को दबा सकते हैं या ब्रेक को फेल कर सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV। हाँ, HPV। उसे सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। इसी तरह हेपेटाइटिस B और C वायरस है जो लिवर कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुए जी जीन्स और वायरस जैसे मतलब अंदरूनी या बायोलॉजिकल कारण। जी, क्या हमारी जीवन शैली, हमारा रहन सहन या आसपास के माहौल में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो खतरा बढ़ाती हैं, जिन्हें शायद कार्सिनोजेन कहते हैं? हाँ बिल्कुल, बाहरी कारक या कार्सिनोजेन यानी कैंसर पैदा करने वाले एजेंट्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं समझने के लिए। एक तो है भौतिक एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, जैसे किसी जगह पर लगातार जलन या कोई पुरानी चोट। जलन, चोट, उससे कैसे? जैसे कश्मीर में वो कांगड़ी इस्तेमाल करते हैं ना, ठंड से बचने के लिए पेट के पास रखते हैं। हाँ। अगर वो लंबे समय तक त्वचा के संपर्क में रहे और हल्की जलन होती रहे, तो उससे त्वचा के कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा और साफ उदाहरण है तंबाकू, चाहे चबाना हो या धूम्रपान करना। ये तो सब जानते हैं। तंबाकू में जो रसायन होते हैं वो मुंह, गले और फेफड़ों में लगातार जलन पैदा करते हैं और वहां की कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और केमिकल्स? हाँ, फिर आते हैं रासायनिक एजेंट, केमिकल एजेंट्स। कई केमिकल्स हैं जिन्हें कैंसर कारक माना गया है। सिगरेट के धुएं में ही दर्जनों कार्सिनोजन होते हैं। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, जैसे एस्बेस्टस, जिससे फेफड़ों का एक खास किस्म का कैंसर होता है, मेसोथीलियोमा। कुछ डाइज है और फैक्ट्रियों या खदानों से निकलने वाले धुएं और दूसरे रसायन भी खतरा बढ़ाते हैं। और तीसरा क्या था? रेडिएशन
जी तीसरा बड़ा भारी कारक है रेडिएशन यानी विकिरण। इसमें एक तो है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग मतलब जिसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो सीधे डीएनए को तोड़ सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे एक्सरे और गामा किरणें। तो मेडिकल एक्सरे से भी खतरा है? देखिए, मेडिकल जांचों में जो डोज होती है वो बहुत कम और नियंत्रित होती है, लेकिन हाँ, बेवजह या बहुत ज्यादा एक्सपोजर से बचना चाहिए, इसलिए सावधानी बरती जाती है। दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका सबसे आम उदाहरण है सूरज की पराबैंगनी किरणें, यानी अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज। धूप। हाँ, धूप। ज्यादा देर तक धूप में रहना, खासकर तेज धूप में, या वो जो टैनिंग बेड्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल, ये त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है, क्या इन चीजों के संपर्क में आने का मतलब ये है कि भाई कैंसर हो ही जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, ये जितने भी कारक हमने गिने, जेनेटिक हो, वायरस हो या बाहरी कार्सिनोजन, ये सिर्फ कैंसर होने का जोखिम बढ़ाते हैं, रिस्क बढ़ाते हैं। अच्छा, सिर्फ रिस्क वाले को हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति में कोई स्पष्ट जोखिम कारक नहीं होता, फिर भी उसे कैंसर हो जाता है। ठीक है। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें अक्सर कई सारे कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं, और हमारे शरीर की अपनी मरम्मत प्रणाली भी होती है जो लगातार डीएनए के नुकसान को ठीक करती रहती है। कैंसर तब होता है जब ये नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है या बार बार होता है, और शरीर की मरम्मत प्रणाली उस पर काबू नहीं पा पाती। हम कैसे करते हैं? कैंसर का जल्दी पता लगना, अर्ली डिटेक्शन, वो इलाज के सफलता के लिए बेहद जरूरी है। इसके कई तरीके हैं। सबसे पक्का तरीका माना जाता है बायोप्सी। बायोप्सी, हाँ सुना है। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि जो संदिग्ध गांठ है या टिश्यू है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, एक नमूना निकालकर लैब में जांच के लिए भेजते हैं। वहां पैथोलॉजिस्ट उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। अच्छा। और वो बताते हैं कि कोशिकाएं कैंसर वाली हैं या सामान्य है, और अगर कैंसर है तो वो किस प्रकार का है, कितना फैला हुआ है, ये सब जानकारी बायोप्सी से मिलती है। ओके। और अगर गांठ शरीर के अंदर है जिसे देख नहीं सकते? हाँ, तो शरीर के अंदरूनी अंगों में ट्यूमर देखने के लिए इमेजिंग तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। इमेजिंग जैसे सीटी स्कैन है, कंप्यूटर्ड टोमोग्राफी। ये एक्सरे का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर की डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल तस्वीरें बनाता है। और फिर है एमआरआई, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इससे और भी साफ तस्वीरें मिलती हैं, खासकर नरम ऊतकों जैसे दिमाग या मांसपेशियों की। एमआरआई को अक्सर सीटी स्कैन से भी बेहतर माना जाता है कुछ मामलों में। सीटी स्कैन, एमआरआई। और महिलाओं में स्तन कैंसर के लिए कुछ खास होता है? हाँ, स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग और जांच के लिए मैमोग्राफी नाम का एक खास एक्सरे होता है। कभी कभी खून की जांच से भी कुछ संकेत मिल सकते हैं। कुछ खास तरह के प्रोटीन होते हैं जिन्हें ट्यूमर मार्कर कहते हैं। अगर खून में इनका लेवल बढ़ा हुआ मिले तो वो कैंसर का संकेत हो सकता है, हालांकि ये हमेशा पक्का सबूत नहीं होता। ठीक है, तो कई तरीके हैं पता लगाने के। अब अगर जांच में कैंसर की पुष्टि हो जाती है तब इलाज के क्या रास्ते खुलते हैं? सबसे पहले तो शायद ऑपरेशन का ही ख्याल आता है। हाँ, सर्जरी यानी ऑपरेशन, ये कैंसर का एक मुख्य इलाज है, खासकर तब जब ट्यूमर एक ही जगह पर सीमित हो और फैला ना हो। कोशिश यही होती है कि ऑपरेशन करके पूरे ट्यूमर को निकाल दिया जाए। कभी कभी उसके आसपास के थोड़े सामान्य टिश्यू को भी निकालते हैं मार्जिन के तौर पर, ताकि कोई कैंसर सेल बाकी ना रह जाए। अच्छा, और सर्जरी के अलावा और क्या विकल्प होते हैं? वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये नाम काफी सुने हैं। बिल्कुल। रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी, इसमें हाई एनर्जी किरणों का इस्तेमाल होता है। किरणें? कैसी किरणें? जैसे एक्स-रे या फिर कोबाल्ट 60 जैसे रेडियो एक्टिव स्रोत से निकली गामा किरणें। इन किरणों को सीधे ट्यूमर पर फोकस किया जाता है। इनका मकसद होता है कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को इतना नुकसान पहुंचाना कि वो या तो मर जाएं या फिर उनकी बढ़ने की रफ्तार रुक जाए। कोशिश ये रहती है कि आसपास की सामान्य कोशिकाओं को कम से कम नुकसान हो। ठीक है। और कीमोथेरेपी, वो दवाएं होती हैं? हाँ, कीमोथेरेपी में दवाओं का इस्तेमाल होता है। ये दवाएं आमतौर पर या तो नस में इंजेक्शन से दी जाती हैं या गोलियों के रूप में। ये दवाएं खून के रास्ते पूरे शरीर में फैलती हैं और ये उन कोशिकाओं को निशाना बनाती हैं जो बहुत तेजी से विभाजित हो रही हों, जैसे कि कैंसर कोशिकाएं।
अच्छा, जो तेजी से बढ़ रही हैं उनको। हाँ, इसलिए ये खासकर तब उपयोगी है जब कैंसर फैल चुका हो या फिर सर्जरी या रेडिएशन के बाद अगर कोई कैंसर कोशिका बच गई हो तो उसे खत्म करने के लिए। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ये भी सच है, क्योंकि ये दवाएं कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ शरीर की कुछ और तेजी से बढ़ने वाली सामान्य कोशिकाओं को भी प्रभावित कर सकती हैं। जैसे हमारे बाल बनाने वाली कोशिकाएं या खून बनाने वाली कोशिकाएं या पाचन तंत्र की परत वाली कोशिकाएं। इसीलिए बाल झड़ना या खून की कमी या मुंह में छाले जैसे साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। हाँ, समझ गया। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि कुछ असरदार कीमो दवाएं वो पौधों से मिलती हैं। हाँ, ये वाकई प्रकृति का एक तोहफा है। एक पौधा है सदाबहार, जिसे शायद कैथरांथस रोजियस कहते हैं। सदाबहार, वो जो गुलाबी सफेद फूल वाला। हाँ, वही सामान्य सा दिखने वाला पौधा। उससे 2 बहुत महत्वपूर्ण कीमो दवाएं निकाली गई हैं, विनब्लेस्टिन और विनक्रिस्टिन। कमाल है। ये दवाएं कैंसर कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया होती है ना, माइटोसिस, उसमें बाधा डालती है, उन्हें बढ़ने से रोकती हैं। ये दिखाता है कि भाई प्रकृति में बीमारियों के कितने इलाज छुपे हो सकते हैं। वाकई, ये तो अद्भुत है। अच्छा, एक और इलाज का तरीका आजकल काफी चर्चा में रहता है, इम्यूनोथेरापी। सुना है इसमें शरीर की अपनी ही ताकत का इस्तेमाल होता है। एकदम सही। इम्यूनोथेरेपी कैंसर के इलाज का एक बहुत ही क्रांतिकारी और तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। इसका मूल सिद्धांत यही है कि क्यों ना हम शरीर की अपनी सेना यानी हमारा इम्यून सिस्टम, उसी को इतना मजबूत और प्रशिक्षित कर दें कि वो खुद ही कैंसर कोशिकाओं को पहचाने, उन पर हमला करे और उन्हें खत्म कर दे। वाह, ये कैसे किया जाता है? इसके कई तरीके हैं और नए नए तरीके विकसित हो रहे हैं। एक तरीका है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करना। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स? जैसे अल्फा इंटरफेरॉन। ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को जगाते हैं, उसे ज्यादा सक्रिय बनाते हैं। इंटरफेरॉन वैसे तो हमारा शरीर खुद बनाता है, खासकर वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन इन्हें लैब में बनाकर जब कैंसर के इलाज में इस्तेमाल करते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत एडवांस्ड इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं, जैसे चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। वो इम्यून सिस्टम पर लगे कुछ ब्रेक्स को हटा देती हैं ताकि इम्यून सिस्टम पूरी ताकत से कैंसर पर हमला कर सके। ये तो बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। हाँ, इम्यूनोथेरेपी ने कई तरह के कैंसर के इलाज में बहुत अच्छे नतीजे दिखाए हैं। तो आज हमने कैंसर की इस जटिल पहेली के कई हिस्सों को जोड़ने की कोशिश की। ये कैसे शुरू होता है, मतलब वो अनियंत्रित कोशिका वृद्धि, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का खत्म होना, हाँ, फिर ट्यूमर का बनना, बिनाइन और मैलिग्नेंट का फर्क, मेटास्टेसिस का खतरा। बिल्कुल। फिर हमने इसके अलग अलग रूप देखे, जैसे कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, और किन वजहों से इसका खतरा बढ़ता है, जेनेटिक्स, वायरस, तंबाकू, रेडिएशन। जी, और फिर पता लगाने के तरीके, बायोप्सी से लेके सीटी, एमआरआई तक। और आखिर में इलाज के मुख्य हथियार, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और ये नई उम्मीद, इम्यूनोथेरेपी। हाँ, ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान हमें सशक्त बनाता है। कैंसर बेशक एक गंभीर बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने देखा कि विज्ञान लगातार प्रगति कर रहा है, नए और बेहतर इलाज खोज रहा है। इस सब जानकारी के बाद अब शायद एक सवाल हम सबके मन में उठना चाहिए। क्या? कि जब हम जानते हैं कि कुछ चीजें जैसे तंबाकू या अस्वस्थ खानपान, मोटापा या धूप का बहुत ज्यादा संपर्क या कुछ संक्रमण, ये सब कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे बड़े बदलाव करके इस जोखिम को कम करने की दिशा में कुछ कदम उठा सकते हैं? शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि रोकथाम, प्रिवेंशन, वो हमेशा इलाज से बेहतर होती है।